हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी एंड फ्यूजन बाय प्राइम अकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि वीएससी यानी वैल्यू एडेड कोर्स का सब्जेक्ट रहने वाला है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का। भले से सोल के स्टूडेंट हो, आप रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर एनसी वेब हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए सेम सिलेबस है इसका रहने वाला है। तो करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको पता है क्या करना होता है, तो ही कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो समझते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, होता क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस ना एक इंसान की एबिलिटी होती है क्या करने की, अपने इमोशंस को समझने की, ठीक है, और अपने इमोशंस को मैनेज करने की, कि अलग अलग सिचुएशन के अंदर मैं अपने इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करूं, और साथ साथ जो सामने वाले हैं अदर्स पीपल जो हैं उन लोगों को भी हम इमोशंस रिकॉग्नाइज करने की और दूसरों के साथ रिलेशनशिप को हैंडल करने की वाइजली और कामली, यही एबिलिटी क्या कहलाई जाती है, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनल हो गए इमोशनल इंटेलिजेंस का, इसका मतलब ये है कि आप इमोशन का स्मार्ट वे में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप डिसीजन अच्छे ले सको, बातचीत अच्छे कर सको और अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस रहो, ठीक है। नेचर क्या क्या रहता है अब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो दोनों चीज़ों से कनेक्टेड है, आपके दिल से भी, आपके दिमाग से भी। यही दोनों चीज़ें मिला के आपके इमोशंस बनाते हैं, ठीक है, और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। इट हेल्प अस एक्ट थॉटफुली। अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएँ, अगर यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस हो, तो हम थॉटफुली यानी कि दिमाग लगाकर सोच सकते हैं, सिर्फ इमोशनली नहीं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आईक्यू की तरह फिक्स नहीं है, ठीक है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ग्रो भी हो सकता है और इम्प्रूव भी हो सकता है प्रैक्टिस के साथ और एक्सपीरियंस के साथ, बट ठीक है। तो ये हमारा अफेक्ट करता है किस चीज़ को, कि किस तरीके से हम बिहेव करते हैं और हम सामने वालों से किस तरीके से इंटरेक्ट करना है और हम चैलेंजेस से कैसे डील करना है। यही चीज़ हमारी क्या बताती है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हमें बताता है। अब सिग्निफिकेंस क्या क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो सबसे पहले एक पर्सनल लाइफ के अंदर समझे। तो पर्सनल लाइफ के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, जब हमें स्ट्रेस हो रहा हो तो उस टाइम पर हमको शांत रखने के लिए ये इमोशनल इंटेलिजेंस काम करता है। जब हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना हो, अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल लाना हो, तब भी हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी मदद करेगा। और जब हमें अवेयर होना हो अपनी फीलिंग्स के बारे में और ज़्यादा, तब भी हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प करता है। तो किस तरीके से अब ये सोशल लाइफ के अंदर हेल्प करता है, तो सामने वालों को समझने में, कि हम बेटर उनको समझ पाएँ, उसके लिए हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प करेगा। और हम अपनी रिलेशनशिप्स अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इम्प्रूव कर पाएँ, उसके लिए हमारा ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमें हेल्प करेगा। और हम हमारी और लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, हम सबके साथ मिलजुल कर रहें, उसके लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प करता है। अब प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो, तो आप एक अच्छी टीम मेंबर बन सको या फिर एक अच्छे टीम लीडर बन सको, वहाँ पर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। आपको जब कम्युनिकेट करना है और लोगों से और तो जब आपको कम्युनिकेट करना है दूसरे लोगों से या फिर उन लोगों के झगड़े सुलझाने हैं, तब भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की नीड होगी। और जब भी आपके ऊपर प्रेशर होगा काम करते टाइम, ठीक है, तो उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होता है। और चौथा आता है मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होगे, ठीक है, तो आपको स्ट्रेस कम होगा, ना ही एंजाइटी होगी, और गुस्सा भी कम आएगा। और आपको आपकी लाइफ के अंदर क्या हो जाएगा, इमोशंस जो है आपके बैलेंस हो जाएंगे और आपको एक तरीके से दिमाग में आपको शांति मिलेगी। अब मॉडल्स क्या क्या आते हैं हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के। बेसिकली इसके 3 मेन मॉडल हैं हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के। सबसे पहले आता है एबिलिटी मॉडल, जिसको हम सैलोवी एंड मेयर मॉडल भी बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं इस मॉडल के अंदर, कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, वो एक इंसान की मेंटल एबिलिटीज़ होती है। यानी कि उसके अंदर, एक इंसान के अंदर 4 एबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहला तो परसीविंग इमोशन, यानी कि अपने इमोशंस को नोटिस करना और सामने वाले को इमोशन को नोटिस करना। एक तो ये एबिलिटी होती है इंसान के अंदर। दूसरी एबिलिटी क्या होती है, यूजिंग इमोशन, यानी इमोशंस का इस्तेमाल करना चीज़ों को सोचने के लिए और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। दूसरी एबिलिटी ये हो गई। तीसरी एबिलिटी होती है
इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, समझना कि किस तरीके से जो है हमारे इमोशन बदलते हैं और इमोशन बदलने का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें समझना भी तीसरी एबिलिटी होती है। फोर्थ एबिलिटी जो आती है वो आती है मैनेजिंग इमोशन, यानी अपने इमोशन को कंट्रोल करना और साथ साथ दूसरों की हेल्प करना उनके इमोशन को मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। ये होती है एक इंसान के अंदर चौथी एबिलिटी। तो ये एग्ज़ाम्पल क्या होगा, अगर आपको नर्वस फील हो रहा है स्पीच से पहले, ठीक है, तो आप जो है उस फीलिंग का यूज़ करो कि मतलब ताकि आप जो है बेटर और काम तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सको। तो पहले जो है आप उस फीलिंग का इस्तेमाल करो, ठीक है, कि ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी स्पीच दे सको। ये था आपका एबिलिटी मॉडल। सेकंड आता है आपका ट्रेट मॉडल, जिसको हम पैट्रिट्स एंड फर्नम मॉडल भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल क्या बोलता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेट है। ऊपर क्या बोला गया था, मेंटल एबिलिटी है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, पर्सनैलिटी ट्रेट है। अब ये बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इस तरीके से होता है कि लोग अपने आप को इमोशनली किस तरीके से देखते हैं, वही चीज़ हमारे क्या होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। इसके अंदर बात की जाती है सेल्फ बिलीव्स के बारे में, जैसे इंसान के कॉन्फिडेंस के बारे में, उसके कंट्रोल के बारे में कि इमोशन के ऊपर उसका खुद का कितना कंट्रोल है और चीज़ों को कितनी आसानी से वो अडेप्ट कर लेता है। तो ये जो मेजर किया जाता है सेल्फ रिपोर्ट सर्वे के द्वारा मेजर किया जाता है, यानी कि यू टेल हाउ यू फील एंड बिहेव, यानी इसके अंदर लोगों से पूछा जाता है कि आपको कैसा फील होता है और आप कैसा बिहेव करते हो अलग अलग सिचुएशन के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप जो है स्ट्रेस इजीली हैंडल कर सकते हो और काम रह सकते हो डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर, तो यही आपका क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू ट्रेट मॉडल। फिर आता है सी के अंदर थर्ड जो होता है आपका मिक्स्ड मॉडल, जो कि जिसको हम डैनियल गोल्डमैन्स मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हम सारी चीज़ें मिला देते हैं। इसके अंदर बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस किन किन चीज़ों का मिक्स है, आपके ट्रेड्स का, आपकी एबिलिटीज़ का और आपकी स्किल्स का। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है। तो गोल्डमैन मॉडल जो है 5 मेजर एरियाज़ पर फोकस करता है। सबसे पहला तो फोकस करते हैं ये सेल्फ अवेयरनेस पर, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट पर, तीसरा मोटिवेशन पर, फोर्थ एम्पैथी यानी कि सोशल अवेयरनेस पर, पांचवा सोशल स्किल पर यानी कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीम लीडर है जो काम रहता है हमेशा और मोटिवेट करता है दूसरे लोगों को और उनकी फीलिंग्स को समझता है और एक अच्छी टीम रिलेशनशिप उसने बना रखी है। तो किस मॉडल का यूज़ कर रहा है, मिक्स्ड मॉडल का यूज़ कर रहा है। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आते हैं। तो गोल्डमैन मॉडल जो था उसने हमें 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स दे दिए, ठीक है, या फिर 4 कोर एरियाज़ दे दिए। सबसे पहले दिया सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो और जो आप वो फ़ील कर रहे हो चीज़ें, वो क्यों फ़ील कर रहे हो, यही चीज़ें क्या कहलाई जाती हैं, हमारी सेल्फ अवेयरनेस कहलाई जाती है। यानी जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता हो और आपको अपनी खुद की वीकनेस पता हो, यही हो गई आपकी सेल्फ अवेयरनेस। और जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हो। अब ये सेल्फ अवेयरनेस मैटर क्यों करती है, ठीक है, अगर आप अपने मूड के या फिर अपने रिएक्शन से अवेयर होगे कि आपका मूड कैसा रहता है या फिर आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, तो आप अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है, आपने ये चीज़ नोटिस कर दी कि आप जो है ना डिस्कशन के टाइम पे जल्दी गुस्सा हो जाते हो। तो आप ये चीज़ डिसाइड करते हो कि जब भी आप डिस्कशन कर रहे होगे ना, अगर आपको गुस्सा आया तो आप एक पॉज ले लोगे, ठीक है ना, और बोलने से पहले कुछ भी नई चीज़ सोचोगे। तो यही चीज़ क्या हो गई, आपकी सेल्फ अवेयरनेस हो गई। दूसरा टॉपिक जो आया था इसके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना, ठीक है। हमारे इमोशन हमें कंट्रोल ना करें, हम अपने इमोशन को कंट्रोल करें, यही चीज़ होती है सेल्फ मैनेजमेंट। यानी स्ट्रेस जब हो आपको तो उस टाइम पर आप शांत रह रहे हो और अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और उन चेंजेस को आप अडेप्ट कर रहे हो और आप हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर चल रहे हो, यही चीज़ होती है आपकी सेल्फ मैनेजमेंट। अब सेल्फ मैनेजमेंट मैटर क्यों करता है, ताकि आप अपनी लाइफ डिसिप्लिन के साथ जी सको, ठीक है, इमोशंस में बहकर कुछ गलत डिसीजन ना लो। इस वजह से सेल्फ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या दे रखा है, अगर आपका कोई प्लान था वो फेल होगा तो आप क्या रहोगे, आप शांत रहोगे और आप उसके दूसरे सॉल्यूशन की तलाश करोगे। ऐसा नहीं कि आप घबरा जाओ और स्ट्रेस हो जाओगे, काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है। अब सोशल अवेयरनेस होता है हमारा थर्ड पार्ट, जिसको हम एम्पैथी भी बोलते हैं, यानी कि ये समझना कि दूसरे लोग क्या फ़ील करते हैं, भले से वो लोग ना कहें बट स्टिल
ये चीज़ अंडरस्टैंड करना कि सामने वाले क्या फ़ील करते हैं, यानी कि सेंसिटिव रहना दूसरे लोगों के मूड्स के ऊपर या फिर दूसरे लोगों की नीड्स के ऊपर, यही चीज़ सोशल अवेयरनेस या फिर एम्पैथी कहलाई जाती है। दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करना, दूसरे के इमोशंस को रिस्पेक्ट करना और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना सोशल अवेयरनेस एम्पैथी का पार्ट होगा। अब सोशल अवेयरनेस या फिर एम्पैथी मैटर क्यों करती है? ताकि आप लोगों से कनेक्ट हो पाओ और लोगों को पर आपका भरोसा बढ़ पाए। यही इसी वजह से हमारी सोशल अवेयरनेस या फिर एम्पैथी मैटर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये चीज़ नोटिस करते हो कि आपका कोई दोस्त है, वो चुप रहता है या फिर उदास रहता है, तो आप उनसे जाकर बैठोगे, बात करोगे कि भाई ठीक तो हो, कुछ परेशानी तो नहीं है। तो यही चीज़ इंक्लूड होगी आपकी सोशल अवेयरनेस के अंदर। डी जो दिया था इसके अंदर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में बात की गई थी। जब आप अपने दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हो, वही चीज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहलाई जाती है। आप उन लोगों से क्लियरली बात कर रहे हो, इज़्ज़त के साथ बात कर रहे हो, और या फिर जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनको शांति के साथ आप वो हैंडल कर रहे हो, सुलझा रहे हो, और टीम के अंदर अच्छे तरीके से काम कर रहे हो और दूसरे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। यही चीज़ होगी आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पार्ट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट मैटर क्यों करती है? अच्छी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने के लिए आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके टीममेट जो है वो आपने अपने टीममेट्स की हेल्प करी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, उसको सुलझाने के लिए आपने उनसे खुलकर बात करी और रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन यानी कि कन्वर्सेशन यानी कि इज़्ज़त से उन लोगों से बात करी, तो उन लोगों के लड़ाई झगड़ा सुलझ गया। यही चीज़ होती है हमारी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इस यूनिट के अंदर हमने क्या क्या देखा, इस टॉपिक के अंदर, पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, गोल्समैन मॉडल के अंदर हमने क्या क्या टॉपिक देखे। सबसे पहला देखा सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी इमोशंस को समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका क्या दे रखा है कि मैं नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में केयर करता हूँ कि मैं, हो सकता है मैं आगे ठीक ना काम कर पाऊँ कुछ। यही चीज़ हो गई सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ मैनेजमेंट यानी अपने रिएक्शंस को, अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करना, कि मैं आपसे नहीं चिल्लाऊंगा और मैं अपना जो पॉइंट है वो कामली, शांत तरीके से प्रेजेंट करूँगा। यही चीज़ हो गई सेल्फ मैनेजमेंट। सोशल अवेयरनेस या फिर एम्पैथी यानी कि सामने वाले की फीलिंग्स को समझना सोशल अवेयरनेस कहलाया जाता है। यानी कि वो, मुझे कोई उदास लग रही है तो मैंने उससे जाकर बात करी कि क्यों चुप हो, क्यों नहीं हो। फोर्थ आ गया रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी लोगों के साथ पॉजिटिव वे के अंदर डील करना, यानी कि जो लोगों के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिना किसी पर कुछ इल्ज़ाम लगाए वो सारी चीज़ें सॉल्व कर देना रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पार्ट होगा। अब होता है आपका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट, जिसका नाम है पर्सनल कॉम्पिटेंस। पर्सनल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आपकी एबिलिटी, कि आप अपने आप को किस तरीके से समझते हो और आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हो। ठीक है ना, आप अपने थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को किस तरीके से समझते हो और मैनेज करते हो, पर्सनल कॉम्पिटेंस कहलाया जाता है। मतलब ये यही चीज़ पर फोकस करता है कि आप खुद के इमोशनल वर्ल्ड को किस तरीके से हैंडल करते हो दूसरों के साथ रहते रहते। तो इसके अंदर 2 मेजर पार्ट होते हैं हमारे पर्सनल कॉम्पिटेंस के। एक आ गया हमारा सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा आ गया आपका सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस फिर से वही चीज़ आ गई जो हमने ऊपर पढ़ी। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है ये चीज़ समझना कि आप लोग क्या फ़ील कर रहे हो, और जो फ़ील कर रहे हो वो क्यों फ़ील कर रहे हो, और जो फ़ील कर रहे हो वो आपके थॉट्स को और आपके एक्शंस को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। यानी कि इसका मतलब मेन ये होगा, ये आपकी वो एबिलिटी होती है जब आप अपने आप को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करते हो ना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, वही चीज़ कहलाई जाती है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब होता है अपनी खुद की स्ट्रेंथ समझना, क्या मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मेरे क्या गोल्स हैं, यह सारी चीज़ें समझना क्या कहलाया जाता है, आपका सेल्फ अवेयरनेस कहलाया जाता है। मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं सेल्फ अवेयरनेस के? सबसे पहला आता है ऑब्जर्विंग एंड रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन फीलिंग, यानी कि जब आप अपनी फीलिंग्स को, मतलब जब आप खुश होते हो, गुस्सा होते हो, नर्वस होते हो या फिर सैड होते हो, और आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहा हो कि मैं किस मोमेंट में खुश हो रहा हूँ, किस मोमेंट में गुस्सा हो रहा हूँ, किस मोमेंट में मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, किस मोमेंट में मैं उदास फील कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये नोटिस करते हो, फिर आप उस इमोशन का नाम दे देते हो, ठीक है ना, और ये चीज़ समझते हो कि वो क्यों हुआ, यानी कि मैं खुश हुआ तो मैं क्यों हुआ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है, आपको इरिटेटेड फील हुआ टेस्ट से पहले, तो आपको क्या चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपने तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करी थी, इस वजह से आपको इरिटेशन होने लगी एग्ज़ाम से पहले। फिर दूसरा है अपनी स्ट्रेंथ को समझना,
यानी कि ये चीज़ समझना कि आप किन चीज़ों में अच्छे हो, आपके पास क्या स्किल्स हैं या फिर आपके पास क्या क्वालिटीज़ हैं, वो आता है आपका नोइंग योर स्ट्रेंथ के अंदर। जैसे आपको पता है कि आप जो एक क्रिएटिव थिंकिंग या फिर पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अच्छे हो, तो ये क्या हो गई आपकी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है। फिर दूसरा होगा नो योर एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, यानी आपको ये भी पता है कि कौन कौन से एरियाज़ मेरे अंदर ऐसे हैं जहाँ मुझे चेंज करने होंगे। यानी कि आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आप नर्वस हो जाते हो जब आप ग्रुप के अंदर बैठकर बात करते हो और आप उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो यही क्या हो गई आपकी वीकनेस या फिर एरिया ऑफ डेवलपमेंट होगा जो कि आपको अच्छा करना है। तो सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि आप जो है कंट्रोल कर सको अपने इमोशन को, ठीक है ना, और आपकी इमोशन आपको ना कंट्रोल कर सकें, इस वजह से सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए आपकी जो है ये इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस। और पर्सनल गोल को और सेट करने के लिए हेल्प करती है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। आप लाइफ के अंदर अच्छे डिसीजन ले सको, उसमें हेल्प करती है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। और आपको ये चीज़ समझने में मदद कर सकती है कि आपके इमोशंस जो हैं और दूसरे लोगों पर उनका क्या असर पड़ रहा है। यही चीज़ आपकी क्या बताती है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को, थॉट्स को और बिहेवियर्स को अलग अलग सिचुएशन के अंदर कंट्रोल कर पा रहे हो, वही चीज़ आपकी क्या कहलाई जाती है, सेल्फ मैनेजमेंट कहलाई जाती है। इसका मेनली मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक अच्छे तरीके से हेल्दी वे के अंदर कंट्रोल कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो और बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ पर कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे। जो भी कुछ कर रहा हो सोच समझ के कर रहा हो, यही चीज़ कहलाई जाएगी सेल्फ मैनेजमेंट। यानी कि आप अपने स्ट्रेस के साथ, गुस्से के साथ, डर के साथ, एंग्जाइटी के साथ, उदासी के साथ, जब इन सब फीलिंग के साथ आप शांत तरीके से और पॉजिटिव मैनर में डील करो, यही चीज़ कहलाई जाती है आपका सेल्फ मैनेजमेंट। मेन एरियाज़ क्या क्या होते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के? सबसे पहले आता है इमोशंस को मैनेज करना। यानी कि आपको पता है कि जो भी आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन है, जैसे एक्साइटमेंट या फिर डिसअपॉइंटमेंट या फिर सैडनेस, इनको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है ना। आप एक तरीके से इमोशंस को अलाउ नहीं करते कि वो आपके एक्शंस को कंट्रोल करें, बट आप अपनी इमोशंस को खुद कंट्रोल करते हो। यानी कि चिल्लाने या फिर रोने के बजाय, जैसे कि आप फेल हो गए किसी चीज़ के अंदर तो आप चिल्ला रहे हो या फिर रो रहे हो, ये चीज़ें करने के बजाय आप खुद को टाइम देते हो और अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो यही चीज़ आएगी आपका मैनेजिंग इमोशन कहलाया जाएगा। मैनेजिंग एंग्जाइटी आ गई। एंग्जाइटी एक ऐसी फीलिंग होती है, मतलब नर्वसनेस की फीलिंग या फिर डर की फीलिंग कि ये आगे हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, जैसे कि मैं फेल ना हो जाऊँ, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, तो ये चीज़ें होती हैं एंग्जाइटी। तो सेल्फ मैनेजमेंट जो है आपको शांत रहने में मदद करता है और आपको उन चीज़ों पर फोकस करने में मदद करता है जो आपके कंट्रोल के अंदर हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप पब्लिक स्पीच देने जा रहे हो, तो आप उससे पहले पैनिक हो जाते हो, यार मैं कैसे दे पाऊँगा। तो ये चीज़ करने के बजाय आप गहरी सांस लो और अपने पॉइंट्स को अपने माइंड में दोबारा चलाओ कि क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जाकर स्पीच दो, आप एंग्जाइटी के शिकार ना बनो। सी आ गया मैनेजिंग फ़ियर। यानी कि फ़ियर जो होता है हमारा एक तरीके का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जिसको हम कंट्रोल बट अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, अपने डर को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। यानी कि अगर हम अपने डर को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अलग अलग डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आसानी से फेस कर सकते हैं, ठीक है। उनको छोड़कर भागने की बजाय हम अपने डर को फेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको डर लगता है प्रेजेंटेशन देने में, बट आप अपने आप को रिमाइंड करते हो कि ये चीज़ नॉर्मल है कि आप नर्वस फील करो और आप अपना बेस्ट दे दोगे, तो आप अपने आप को तैयार करते हो और जाकर प्रेजेंटेशन दे देते हो। तो जब आप एक बार प्रेजेंटेशन देते हो तो आपका डर उस चीज़ के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो यही चीज़ आती है मैनेजिंग फ़ियर। फिर आता है मैनेजिंग एंगर। यानी कि हर किसी को गुस्सा आता है कभी ना कभी, ठीक है, बट उस टाइम पर आप चिल्ला नहीं रहे या फिर वायलेंट नहीं हो रहा है या फिर ये इन चीज़ें करने की बजाय आप अपने गुस्से को मैनेज करते हो। तो जो सेल्फ मैनेजमेंट होता है वो आपको ये चीज़ें सिखाता है कि आपको अपने आप को किस तरीके से कूल डाउन करना है, अपने आप को किस तरीके से शांत करना है और अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है रिस्पेक्टफुली, और किस तरीके से ब्रेक लेना है सोचने के लिए। यही सब चीज़ें आपकी हमारा सेल्फ मैनेजमेंट हमें सिखाते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर कोई आपकी बात से राज़ी नहीं होता तो उस पर चिल्लाने की बजाय आप उसका पॉइंट प्यार से समझाओ कि ऐसे नहीं करो भाई, मेरी बात मानो वरना तुम्हें परेशानी होगी। तो सेल्फ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? सेल्फ मैनेजमेंट जो है
हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इमोशनल सिचुएशन आती हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती हैं हमारी लाइफ में, तो उस टाइम पर शांत रहने में हमारी कौन मदद करता है? सेल्फ मैनेजमेंट हमारी मदद करता है। आप डिसीजन अच्छे से ले पाओ, आप प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर पाओ, उसमें सेल्फ मैनेजमेंट आपका मदद करता है। डिसिप्लिन बिल्ड करने में आपकी लाइफ में और इमोशनल कंट्रोल करने में सेल्फ मैनेजमेंट आपकी मदद करता है। पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में आपका सेल्फ मैनेजमेंट आपकी मदद करेगा। तो डिफरेंस देखते हैं अब सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ अवेयरनेस के बीच में। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने इमोशंस को समझना, अपनी स्ट्रेंथ को समझना और अपनी लिमिट्स को समझना। और सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने इमोशंस और एक्शन को कंट्रोल करना और मैनेज करना। और सेल्फ अवेयरनेस के अंदर हम अपने आप को समझते हैं और सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर हम अपने बिहेवियर को और अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ अवेयरनेस का गया कि मुझे एंग्शियस फील हो रहा है एग्ज़ाम से पहले, ये हो गई सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि मैं अपने आप को शांत करूँगा और सारी चीज़ें रिवाइज़ करूँगा। पैनिक करने के बजाय, एंग्शियस होने के बजाय मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा। यही चीज़ कहलाई जाएगी आपकी सेल्फ मैनेजमेंट। तो सिंपल प्रैक्टिस टिप्स क्या क्या आती हैं सेल्फ अवेयरनेस के लिए? सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप क्या कर सकते हो? एक डेली जर्नल बुक बना लो अपनी, जिसके अंदर आप अपने इमोशंस के बारे में लिखो और लोगों से पूछो, अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से कि मुझे कहाँ पर क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या मेरी वीकनेस आपको लगती हैं। और खुद को कुछ टाइम दो जिसमें आप नोटिस कर सको अपने आप के एक्शंस। तो इस तरीके से आप सेल्फ अवेयरनेस कर सकते हो। और सेल्फ मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं? डीप ब्रीदिंग करो या फिर मेडिटेशन करो और 10 तक काउंट करो। जब भी आपको गुस्सा आए, गुस्सा मत हो, 10 तक गिनने लगो। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं। और मेक प्लान व्हेन यू फील ओवरवेल्म, जब आपको ओवरवेल्म फील हो तो उस टाइम पर प्लान बनाओ। ठीक है, तो यही चीज़ें क्या कहलाई जाती हैं? सेल्फ मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 3 आता है सोशल कॉम्पिटियंस। सोशल कॉम्पिटियंस का मतलब होता है कि किस तरीके से आप समझते हो और दूसरे लोगों को और उन लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हो। इसके अंदर आपकी सारी एबिलिटी इंक्लूड होंगी, जिससे आप क्या एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप्स बना पाओ, दूसरे लोगों से क्लियरली बात कर पाओ, टीम के अंदर अच्छे से वर्क कर पाओ और जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको पीसफुली सॉल्व कर पाओ। अब सोशल कॉम्पिटेंस के अंदर मेनली 2 टॉपिक आपके आते हैं। सबसे पहला आता है सोशल अवेयरनेस और दूसरा आता है आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सोशल अवेयरनेस क्या होता है? सोशल अवेयरनेस मतलब होता है कि आपकी एबिलिटी होती है सोशल अवेयरनेस भी। सोशल अवेयरनेस का मतलब जब आप नोटिस करते हो और समझते हो दूसरों की फीलिंग और दूसरों की ज़रूरत है, वही चीज़ें क्या कहलाई जाती हैं? सोशल अवेयरनेस कहलाई जाती हैं। जब आप चीज़ों को देखते हो अपने नज़रिए से नहीं, दूसरों के नज़रिए से, वही चीज़ सोशल अवेयरनेस के अंदर इंक्लूड होगी। आप लोगों के, दूसरों के बारे में कंसर्न फील कर रहे हो, आपकी काइंडनेस है दूसरे लोगों की तरफ, एम्पैथी है, कंपैशन है। सो यही सारी चीज़ें सोशल अवेयरनेस का पार्ट होती हैं कि मतलब आप दूसरे लोगों से रिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहे हो, सपोर्टिव वे में बात कर रहे हो, उन लोगों की मदद कर रहे हो। सोशल अवेयरनेस यही चीज़ें कहलाई जाती हैं। अब मेन एरियाज़ क्या क्या होते हैं हमारे सोशल अवेयरनेस के? सबसे पहले आता है अदर्स पर्सपेक्टिव। इसका मतलब होता है कि ये चीज़ समझना कि जो दूसरा इंसान है, सामने वाला इंसान है, वो क्या फ़ील कर रहा है और वो इस टाइम पर क्या सोच रहा है। यानी कि पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़, यानी कि उनके जूतों में अपना पैर डालना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टाइप का मुहावरा है कि दूसरों के मतलब उनकी जगह पर अपने आप को रख कर देखना। ठीक है, आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखो। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका दोस्त गुस्सा है, ठीक है, क्योंकि वो इग्नोर कर दिया गया है, तो आप उसके ऊपर क्या है, अपसेट होने की बजाय आप उसकी साइड देखो कि मतलब अगर हाँ मैं उसकी जगह होता तो यार मैं भी ऐसे ही करता। तो अपने आप को उसके शूज़ में रखो, तब जाकर आपको ये चीज़ समझ में आएगी, उसका पर्सपेक्टिव आपको समझ में आएगा। एम्पैथी का मतलब होता है एबिलिटी, ये चीज़ फील करने की कि दूसरे लोग क्या फ़ील कर रहे हैं। ये यानी कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी या बट इसका मतलब होता है कि आप सामने वाले के साथ हो, उसको सुन रहे हो और उसकी केयर कर रहे हो। यही चीज़ होती है एम्पैथी। यानी कि अगर आपको आपका दोस्त उदास लग रहा है तो आपने ये चीज़ नोटिस करी और आपने उससे जाके बात करी, तो यही चीज़ आपकी एम्पैथी शो करेगी। कंपैशन का मतलब होता है कि सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि मतलब दूसरे लोग क्या फ़ील करते हैं, बट इसका मतलब ये होता है वांटिंग टू हेल्प देम, कि आप उनकी किस तरीके से मदद करते हो। ठीक है ना? यानी कि एम्पैथी को अगर जब हम एक्शन के अंदर ले आते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाई जाएगी?
कंपैशन कहलाई जाएगी। जैसे आपने देखा कि कोई दोस्त आपका बुक्स उठाकर लेकर जा रहा हो और उससे उठाई नहीं जाती, बट आप उसकी मदद करते हो, उठाकर लेकर जाते हो, रखते हो, तो आपकी एम्पैथी जब वर्क के अंदर बदल गई, एक्शन के अंदर बदल गई, तो वही चीज़ आपकी क्या कहलाई जाएगी, कंपैशन कहलाई जाएगी। अब सोशल अवेयरनेस जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, जब आपको भरोसा बिल्ड करना हो, जब दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन अच्छे बनाने हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपके और दूसरों के बीच में, ये चीज़ करनी हो, और अपने आप को काइंड बनाना हो और एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनाना हो, उसके लिए सोशल अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट होती है। जब स्कूल के दोस्तों की मदद करनी हो, कॉलेज के दोस्तों की मदद करनी हो, वर्क प्लेस के लोगों की मदद करनी हो, फैमिली के लोगों की मदद करनी हो, ठीक है, उसके अंदर भी आपकी सोशल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपकी स्किल होती है कि किस तरीके से आप सामने वाले से क्लियरली बात करो और किस तरीके से किस तरीके से आप उन लोगों को इज़्ज़त देकर बात कर रहे हो, यानी कि एक तरीके से दूसरे लोगों के साथ अच्छे से पेश आना ही आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहलाया जाता है। जब आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हो तो आप एक हेल्दी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाते हो। आप अपने डिसएग्रीमेंट जो होते हैं उनको मैनेज कर सकते हो और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं उनको शांति के साथ सॉल्व कर सकते हो। यानी कि इसका मतलब होता है कि आप अच्छे रिलेशन किस तरीके से मेंटेन करते हो जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती हैं आपके ऊपर। यही चीज़ें होती हैं आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मेन एरियाज़ क्या क्या होते हैं हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। सबसे पहला आता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जब आप अपने थॉट्स क्लियरली शेयर करते हो दूसरे लोगों के साथ और जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उनकी बात केयरफुली सुनते हो, वही क्या कहलाई जाएगी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाई जाएगी। और जब आप उनसे बात कर रहे हो तो आप एक इज़्ज़त वाली ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उनको रिस्पेक्ट दे रही है। और जब आप ओपन हो उन लोगों के साथ फ़ीडबैक के लिए, मतलब जो भी वो बात बता रहे हैं आप उनको फ़ीडबैक प्रोवाइड करो और वो आप उनको जो बात बता रहे हो वो आपको फ़ीडबैक प्रोवाइड करना है। आप एक ओपन कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो यही चीज़ आपकी क्या होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट होगी। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, आप अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करते हो, ठीक है ना, और साथ साथ दूसरे लोगों की जो सजेशन है उनको भी सुनते हो, तो यही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाई जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना, ताकि आप जो कॉमन गोल है, जो आप दोनों का गोल है, उस गोल को आप अचीव कर सको। यानी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो और एक दूसरे के साथ रेस्पेक्टफुल वे में रहते हो। यही चीज़ क्या कहलाई जाती है, आपकी कोलैबोरेशन कहलाई जाती है। फॉर एग्जांपल एक क्लास ग्रुप असाइनमेंट के अंदर हर किसी को रोल दिया गया, ठीक है, और ये चीज़ मेक श्योर की गई कि सब लोग मिलकर काम करेंगे ताकि काम अच्छे से हो जाए, तो यही चीज़ आपकी क्या कहलाई जाएगी, कोलैबोरेशन कहलाई जाएगी। नेक्स्ट आता है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है एक रिलायबल टीम मेंबर बनना, ठीक है ना, और दूसरे लोगों के ओपिनियंस को इज़्ज़त देना और अपनी टीम की हेल्प करना ताकि आपकी पूरी टीम क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। दूसरे लोगों को इनकरेज करना और उनकी प्रॉब्लम सब लोग मिलकर सॉल्व करनी, यही चीज़ क्या कहलाई जाती है, टीम वर्क कहलाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई टीम मेंबर है, वो किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, उससे परेशानी हो रही है, तो आप उसकी हेल्प करो, उसको ब्लेम मत करो कि सारी चीज़ तुझसे काम ही नहीं होता और सब तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आप उसको ब्लेम करने के बजाय उसकी क्या करो, हेल्प करो। यही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, टीम वर्क कहलाई जाएगी। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है जितने भी डिसएग्रीमेंट होते हैं उन डिसएग्रीमेंट को हैंडल करना, ठीक है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बैड बिहेवियर के, यानी कि एक शांतिपूर्ण स्वभाव वाला सॉल्यूशन निकालना जहाँ पर हर किसी की बात सुनी जाए और किसी के साथ भी गलत ना हो। यानी कि शांत रहना, सामने वाले की बातों को सुनना और जो भी बात हुई है उसको डिस्कस करना इज़्ज़त के साथ, यही चीज़ें कहलाई जाती हैं आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल दो लोग लड़ रहे हैं तो आप दोनों के साइड से बैठकर बात करो कि क्या बात हो गई, क्यों लड़ रहा हो, और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यही चीज़ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहलाई जाएगी। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, जब आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनानी हो या फिर स्ट्रॉन्ग वर्क रिलेशनशिप बनानी हो तो उसके लिए आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट काम आती है। जब भी आपको
प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना हो या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, उसके लिए भी आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको एक अच्छा लीडर बनना हो या फिर एक अच्छा टीम प्लेयर बनना हो, उसके लिए भी आपकी रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। जब कम्युनिकेशन अच्छी करनी हो, कोऑपरेशन करना हो दूसरे लोगों के साथ, उस वक्त भी आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट काम आती है। तो डिफरेंस क्या क्या है हमारा सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर? सोशल अवेयरनेस का मतलब होता है कि सामने वाले की फीलिंग्स को समझना, सामने वाले की ज़रूरत को समझना। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना और उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। सोशल अवेयरनेस के अंदर आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए? एम्पैथी चाहिए, कंपैशन चाहिए और पर्सपेक्टिव टेकिंग चाहिए। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए? कम्युनिकेशन आनी चाहिए, टीम वर्क करना आना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपको आना चाहिए। सोशल अवेयरनेस का मतलब क्या होगा कि मुझे ये पता लग रहा है कि मेरा दोस्त जो है उदास है, तो ये जब ये चीज़ मुझे पता लग रही है तो वो क्या हो गई? सोशल अवेयरनेस हो गई। रिलेशनशिप का मैनेजमेंट का मतलब ये होगा तो मैं जाता हूँ उसके पास, उससे बात सुनता हूँ उसकी और उसका मसला सॉल्व करता हूँ। ये चीज़ हो गई रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब सिंपल टिप्स क्या क्या आती हैं कि सोशल कॉम्पिटियंस को हम किस तरीके से इम्प्रूव करें। तो जब भी हमें तो सोशल अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? सामने वाले की बातों को ज़्यादा सुनना, मतलब कम बोलना और सामने वाले की बात को ज़्यादा सुनना, सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन को समझना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना और उनसे ये पूछना कि क्या वो लोग फील कर रहे हैं और अपनी केयर को शो करना, ठीक है, अपने एक्ट ऑफ काइंडनेस उनको दिखाना। ये चीज़ आपकी क्या होंगी? सोशल अवेयरनेस से ये चीज़ करने से आपकी इम्प्रूव हो सकती है। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप सामने वालों से ओपनली बात करो, ऑनेस्टली बात करो, दूसरे लोगों के साथ काम करो, ठीक है, कॉम्पीट मत करो, उन लोगों के साथ मिलकर काम करो। और जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उस टाइम पर शांत रहो और उनकी मदद करो वो चीज़ें सॉल्व करना आने के लिए। चीज़ों को पोलाइटली कहना शुरू करो और जब भले से अगर आप डिसएग्री कर रहे हो उनकी बात से, बट स्टिल अपने पॉइंट को जो है ना प्यार से रखो, सामने वाले के सामने लड़ाई झगड़ा करके ना रखा जाए। अब लास्ट यूनिट आता है जिसका नाम है यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर हम दो चीज़ों के मेनली बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं और दूसरी चीज़ कि हम किस तरीके से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस टाइम टू टाइम। तो अब सबसे पहला टॉपिक आता है कि मेजर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने का मतलब ये होता है कि हम लोग ये चीज़ का पता लगाना कितने ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट है एक इंसान, वही चीज़ क्या कहलाई जाती है? मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाई जाती है। यानी कि वो कितना समझता है, कितना अंडरस्टैंड कर सकता है और कितना मैनेज करता है अपनी इमोशंस को या फिर सामने वाले के इमोशंस को। यही चीज़ आपकी बताती है कि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है। तो अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग टूल्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं या फिर रिसर्चर इस्तेमाल करते हैं जिससे वो पता लगा सके कि कोई इंसान, कोई पर्टिकुलर इंसान कितना इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो टाइप्स क्या क्या हो गए इमोशनल इंटेलिजेंस मेजरमेंट टूल के? सबसे पहले आते हैं सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चन है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन और सिंपल टेस्ट है। यानी कि यहाँ पर लोगों को बोला जाता है कि आप अपने आप को रेट करो, ठीक है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि मतलब कि वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से फील करते हैं, किस तरीके से एक्ट करते हैं इमोशनल सिचुएशन के अंदर, ठीक है। इससे हमें क्या हो जाता है? एक जनरल आइडिया हो जाता है एक इंसान की इमोशनल अवेयरनेस का और उसके कंट्रोल का। यानी कि एक क्वेश्चन लिख के दे दिया हमने कि आई स्टे काम अंडर प्रेशर, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। एक न्यूट्रल का भी ऑप्शन होता है कि मतलब मैं प्रेशर के अंदर किस तरीके से काम रहता हूँ, कि हमेशा काम रहता हूँ। तो अगर आप रहते हो तो स्ट्रांगली एग्री करोगे, अगर कभी रहते हो कभी नहीं तो एग्री करोगे, और अगर नहीं रहते तो डिसएग्री, और जब कभी नहीं रहते तो स्ट्रांगली डिसएग्री करोगे। तो यही चीज़ें क्या कहलाई जाती हैं? आपके सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चनर कहलाए जाते हैं। अब इसके लिए टूल्स कौन कौन से आपके इस्तेमाल होते हैं? इमोशनल क्वेश्चन इन्वेंट्री EQI जिसको बोलते हैं, जो कि बारोन ने डेवलप किया था। ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, TQB जिसे बोलते हैं, जो कि ट्रेट मॉडल पर डिपेंड है। शूट सेल्फ रिपोर्ट EI टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ भी इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। यानी कि ये जो टेस्ट हैं ये आपको बताते हैं कि कितने ऑनेस्ट और सेल्फ अवेयर एक इंसान है, ठीक है। और पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो ओवर एस्टिमेट या फिर अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं अपने आप की एबिलिटीज़ को। अब एबिलिटी बेस्ड रेट, यानी कि ये जो टेस्ट हैं ये मेजर करते हैं कि
कितना एक इंसान, हाउ वेल यू कैन एक्चुअली सॉल्व इमोशनल प्रॉब्लम, की कितनी आप अपनी इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यानी इसके अंदर सिर्फ कितना आप सोचते हो कि आप बिहेव करते हो, उस चीज़ से रिलेटेड बात नहीं होती, आप अपनी इमोशनल प्रॉब्लम को कितना सॉल्व कर सकते हो, इसके अंदर वो चीज़ें चेक की जाती हैं। तो ये जो मेयर एंड सेलोवी का एबिलिटी मॉडल था, उस पर ये पूरा बेस्ड है। यानी कि ये जो टेस्ट होता है, ये हमें एक टास्क दे देता है एक तरीके से, कि एक इमोशन रिलेटेड टास्क देता है और बोलता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो यही क्या कहलाया जाता है, एबिलिटी बेस्ड टेस्ट कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक फ़ोटो दिखाई गई एक इंसान की, उसके चेहरे की, और हमसे पूछा गया ये बताओ ये खुश है, उदास है, क्या फ़ील कर रहा है ये इंसान। तो पॉपुलर टूल इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, MSCEIT यानी कि मेयर सॉल्वे कॉर्सो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और ये जो टेस्ट है ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, बट इसके अंदर टाइम लग सकता है बहुत ज़्यादा इस टेस्ट को कंप्लीट करने में और इस टेस्ट को समझने में। तो फिर उसके बाद आता है 360 डिग्री फीडबैक। ये मेथड जो है यूज़ किया जाता है जब हमें फ़ीडबैक कलेक्ट करना हो, ठीक है, एक इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है, एक अलग अलग लोगों से, जैसे उसके दोस्तों से, उसके टीचर्स से, उसके कोवर्कर से, या फिर उसके सुपरवाइज़र से। तो उसको क्या बोलते हैं हम, 360 डिग्री फीडबैक बोलते हैं। यानी उसका हमें वेल राउंड व्यू मिल जाएगा, यानी कि सब लोगों से पूछ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो किस तरीके का इंसान है, ठीक है। सिर्फ उससे सेल्फ रिपोर्टेड रिजल्ट, यानी कि सिर्फ उस इंसान से नहीं पूछते, उस इंसान के आसपास जितने भी लोग हैं सबसे पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट के क्लासमेट से पूछा हमने, उसके टीचर से पूछा कि वो बच्चा कितना अच्छा है, कितने बातें सुनता है, कितना रिस्पॉन्ड करता है और कितना स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है। तो यही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, हमारी 360 डिग्री फीडबैक कहलाई जाएगी। स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं डेवलप और एनहेंस करने की इमोशनल इंटेलिजेंस की। अच्छी बात यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एक इंसान के अंदर, वो इम्प्रूव भी हो सकता है अगर वो इंसान प्रैक्टिस करे, एफर्ट डाले और सेल्फ अवेयरनेस उस इंसान के अंदर हो। तो किस तरीके से डेवलप हो सकती हैं हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले तो अपनी एक जर्नल आप बना कर रखो, यानी कि जो भी आप इमोशन फील कर रहे हो उसको लिख कर रखो, ताकि आप अपना पैटर्न समझो कि मैं कब क्या फ़ील करता हूँ। और रिफ्लेक्ट ऑन योर रिएक्शन, यानी कि जब भी आप कुछ फ़ील करो, ठीक है ना, तो आप नोटिस करो कि क्या ऐसी सिचुएशन आई जो मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, यानी कि क्या ऐसी सिचुएशन आई जो मैं उदास हो गया, क्या ऐसी सिचुएशन आई कि मैं गुस्सा हो गया, क्या ऐसी सिचुएशन आई जो मैं खुश हो गया। और अपने आप को ही फीडबैक दो, यानी कि आस्क फॉर फीडबैक, यानी अपने आसपास के लोगों से फीडबैक मांगो। यानी कि जो आसपास के आपके लोग हैं वो आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं आपसे ज़्यादा, तो आप उन लोगों से पूछो कि मतलब मैं अपने इमोशन किस तरीके से कंट्रोल करता हूँ, कब क्या फ़ील करता हूँ। ये अपने आसपास के लोगों से पूछो तो आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होगी और आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव कर सकते हो। यानी कि कुछ भी रिएक्ट करने से पहले एक पॉज लो, यानी कि आप उदास हो ना तो उससे पहले एक सांस लो, या फिर जब आप गुस्सा हो तो उससे पहले 10 तक गिन लो, ताकि आप अपने आप को शांत कर सको। और प्रैक्टिस करो स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक, यानी कि डीप ब्रीथिंग करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। और सेल्फ कंट्रोल करने के लिए गोल भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अब से मैं जब भी कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह होगा नहीं चिल्लाऊंगा, ये चीज़ पहले से डिसाइड करके रखो। तो इससे क्या होगी, आपकी सेल्फ मैनेजमेंट जो है इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग सोशल अवेयरनेस, यानी एम्पैथी को कैसे बिल्ड किया जाए। इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, लिसन एक्टिवली, यानी कि सामने वाले को ध्यान से सुनो। जब भी वो कुछ बोल रहा है उसको इंटरप्ट मत करो, जो सामने वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसको पूरे तरीके से एक्सप्रेस करने दो। सेकंड आता है ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज़, यानी कि जितने भी नॉन वर्बल क्यूज़ वो सामने वाला दे रहा है उसको ऑब्जर्व करो, यानी कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, वो बात करते टाइम उसकी आवाज़ क्या है, टोन क्या है, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करो। ट्राई टू सी अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि सामने वाले के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। यानी कि अपने आप से पूछो कि अगर आप उसकी जगह होते हैं तो आप क्या करते हैं। तो उस तरीके से आपके अंदर सोशल अवेयरनेस या फिर एम्पैथी बिल्ड होगी। डी आता है इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके अंदर पहला पॉइंट जो आता है वो आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, यानी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो। यानी जब भी बात करो रिस्पेक्टफुल वे में, इज्जत के दायरे में और क्लियर लैंग्वेज में बात करो। लर्न कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाएं, ये चीज़ें सीखो। यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो और दूसरों को ब्लेम करना ना सीखो। टीम वर्क को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस टीम वर्क, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करो और जो अलग अलग लोग ओपिनियन दे रहे हैं उस ओपिनियन की इज्जत करो, उसकी रेस्पेक्ट करो।
और आता है रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो और फीडबैक लेते रहो, यानी कि रोल प्ले इमोशनल सिचुएशन, यानी कि ये चीज़ प्रैक्टिस करो कि आप अलग अलग इमोशनल मोमेंट के अंदर क्या चीज़ें फील कर रहे हो। और टेक स्मॉल स्टेप्स, यानी कि पहले एक एरिया को अच्छा करो, ठीक है, जैसे कि प्रेशर के टाइम पर काम रहो, तो पहले एक एक एरिया कर करके आप जो है पूरे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करो। और ग्रुप एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करो, जितने भी ग्रुप टास्क होते हैं, डिबेट्स होती हैं या फिर क्लब्स होते हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करोगे ना तो आपको रियल वर्ल्ड इमोशनल स्किल्स सीखने को मिलेंगी। तो समरी टेबल देखते हैं, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस को किस तरीके से मेजर किया जाता है, सेल्फ रिपोर्ट सर्वेस के थ्रू, जैसे कि जर्नलिंग के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू, फीडबैक के थ्रू। ये डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिससे हम सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ा हमने सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में, सेल्फ असेसमेंट टूल्स के बारे, जिसके अंदर टूल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं सेल्फ असेसमेंट टूल, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हम डेवलप कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, पहले से गोल सेट कर सकते हैं और रिएक्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉज ले सकते हैं। सोशल अवेयरनेस के अंदर कौन सा टूल इस्तेमाल होता है, 360 डिग्री फीडबैक, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती हैं। एम्पैथी की एक्सरसाइज करो, लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, पर्सपेक्टिव टेकिंग करो। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑब्ज़र्व करो सामने वाले को, टीम फीडबैक लो। कम्युनिकेशन, इसके अंदर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करो, ठीक है। तो फाइनल नोट क्या आ गया, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है फिक्स नहीं है, जैसे फिजिकल फिटनेस है। इमोशनल फिटनेस जो है हमारी बढ़ती भी है और कम भी होती है, ठीक है। जितना हम अवेयर होंगे, जितना हम एफर्ट डालेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, उस तरीके से हमारी इमोशनल फिटनेस अच्छी होगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने आप को ही समझने की ज़रूरत नहीं होती, बट साथ साथ दूसरे लोगों को भी समझने की ज़रूरत होती है। हमें काइंड रहना होता है, कॉन्फिडेंट रहना होता है अपनी पर्सनल एंड सोशल लाइफ के अंदर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक आ गए हो तो आप सब्सक्राइब कर ही दो यार, पूरा यूनिट देख लिया और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो ये बहुत गलत बात होने वाली है। और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं तो फॉर द ₹99 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर आप मैसेज करें और नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ।